तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लास्ट वाले पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। इस बार हम पढ़ेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को, राइट। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने डिसेंडिंग लिम्ब देखा था, इस वाली वीडियो के अंदर असेंडिंग लिम्ब देखना है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, उसके बिना ये वाला पार्ट शायद समझ में ना आए। ओके, स्टिल कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अब हम आ गए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। नाउ असेंडिंग लिम्ब जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, राइट। इट गेट्स स्वोलन, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है कि जैसे ये ऊपर मूव कर रहा था ये थोड़ा सा स्वोलन पोर्शन हो गया, तो दैट इज कॉल्ड द स्वोलन पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये स्वोलन पोर्शन काफ़ी पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। इस डायग्राम पे मत जाना, इसके अंदर लग रहा है कि ये कम है, पर एक्चुअली में यहाँ से शुरू ना होकर के यहीं से शुरू हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था एक छोटे से डायग्राम के थ्रू कि कौन सा पार्ट परमिएबल है, कौन सा पार्ट इम्परमिएबल है। तो मैंने कहा था कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और इनिशियल पार्ट ऑफ डीसीटी, ये पूरा हिस्सा वाटर के लिए कंप्लीटली इम्परमिएबल होता है। यानी कि यहां से वाटर ना बाहर जा सकता है ना वाटर अंदर आ सकता है, अंडर ऑल फिजियोलॉजिकल केसेस। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल केसेस है, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सो रहे हो, दिन का समय, रात का समय, प्रेगनेंसी, कुछ भी हो, ये हमेशा इम्परमिएबल रहेगा। ओके, अब ये वाटर के लिए तो इम्परमिएबल है, लेकिन ये सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल नहीं है, राइट। ये वाला पार्ट सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल था और वाटर के लिए परमिएबल। सॉल्यूट्स एंट्री मारते थे बट बहुत कम मात्रा में। यहाँ पे सॉल्यूट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परमिएबल है, लेकिन वाटर के लिए कंप्लीटली इम्परमिएबल है, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये वाला हिस्सा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाटर के लिए तो इम्परमिएबल है, लेकिन सॉल्यूट के लिए कैसे परमिएबल है। इसका जो रीज़न है वो है यहाँ पे मौजूद सेल्स में। तो अभी हम लोग एक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का सेल उठा के उसको मैग्नीफाई करके देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाला पार्ट क्यों सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल है और कौन से सॉल्यूट्स यहां से जाते हैं। सी, ये मैंने एक सेल लिया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का, ये मैंने लिया दूसरा सेल, क्लियर। इनके बीच में हमें पता है कौन से जंक्शन होंगे, टाइट जंक्शन, राइट। और इस वाले ये जो टाइट जंक्शन है ये वाटर टाइट है, यहां से वाटर पास नहीं कर सकता। ओके, इन सेल्स में ये वाला पार्ट ल्यूमिनल साइड है, ये वाला पार्ट बेसोलेटरल साइड है। तो जो ल्यूमिनल साइड है वहां पे एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर होता है। क्या होता है? एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर। उस स्पेशल ट्रांसपोर्टर का जो नाम है वो है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ये ल्यूमिनल साइड पे है, यानी कि इस वाले इलाके में यहां पे प्रेजेंट है। हर सेल पे कई सारे होते हैं। ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टर यहां से सोडियम को, पोटेशियम को और 2 क्लोराइड आयंस को एक साथ जब ये आएंगे यहां से उठाएगा ल्यूमिनल पार्ट से और अंदर की तरफ सेल के ट्रांसपोर्ट कर देगा, राइट। ये यहां से इनको पकड़ेगा, फिर फ्लिप कर जाएगा और इनको अंदर छोड़ के दोबारा फ्लिप कर जाएगा। ये वाला ट्रांसपोर्टर यहां पे अवेलेबल होता है। पहली बात तो ये क्लियर। बेसोलेटरल साइड पे हमारे पास में एज यूजुअल सोडियम पोटेशियम पंप अवेलेबल है। सोडियम पोटेशियम पंप अवेलेबल है बहुत सारे, प्लस पोटेशियम के लीकी चैनल्स हैं और क्लोराइड के भी लीकी चैनल्स हैं। सो हमारे पास में बेसोलेटरल साइड पे सोडियम पोटेशियम पंप है, क्लोराइड के लीकी चैनल्स है और पोटेशियम के भी लीकी चैनल्स हैं। सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से सोडियम का ग्रेडियंट यहां पे बन जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ऐसी पोटेशियम का भी और ऐसी क्लोराइड का भी। इसी वजह से ये अंदर आ पाते हैं। ओके, सो ये कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्टर नहीं है, इट इज पैसिव, क्योंकि ग्रेडियंट के साथ ही मूव कर रहा है। तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ल्यूमिनल साइड पे कुछ पोटेशियम के लीकी चैनल्स भी अवेलेबल होते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट कि ल्यूमिनल साइड की वॉल्स पे एक तो ये मेजर ट्रांसपोर्टर है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, और कुछ पोटेशियम के लीकी चैनल्स भी अवेलेबल होते हैं, राइट। अब इसी बात को हम यहाँ फिट करते हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड आया है वो बहुत हाई ऑस्मोलैरिटी का है, उसके अंदर बहुत सारे सोल्यूट है। तो अब उस सोल्यूट में से मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे आयन सी है, तो उसमें से सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड
ये सारे के सारे सेल्स के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे और सेल के अंदर से ये सारे बाहर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सी यहां पे देखना, यहां से सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड सेल के अंदर गए और सेल से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, सेल के अंदर गए सेल से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, कि उसकी बेसल लेमिनर साइड्स पे पंप अवेलेबल है। पोटेशियम के लीकी चैनल्स है, 2 क्लोराइड के लीकी चैनल्स है, और तो और हमारे पास में यहाँ पे उन सब के भी लीकी चैनल्स है। तो वो सारे के सारे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाते हैं। क्लियर? तो वो सारे के सारे यहां से सेल में और सेल से मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर मूव करते हैं। फाइन। और ल्यूमिनल साइड से क्या रिलीज हो रहा होता है? पोटेशियम और आ रहा होता है। देखो पोटेशियम अंदर भी जा रहा है और पोटेशियम बाहर भी आ रहा है, क्योंकि यहां पे लीकी चैनल्स है। तो जो सोडियम, जो पोटेशियम यहाँ इकट्ठा होएगा ना, वो या तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा और कुछ हिस्सा वापस भी आ जाएगा इंटरस्टिशियम के अंदर। तो ये बात क्लियर? राइट। देखना यहां पे 25% सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जो मैंने अभी पंप बताया, सोडियम पोटेशियम पंप वाला, और जो मैंने को ट्रांसपोर्टर बताया सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, उसकी हेल्प से 25% सोडियम यहां पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर यहां पे लीक नहीं कर सकता, राइट? वाटर यहां पे लीक नहीं कर सकता, तो वाटर तो रीएब्जॉर्ब होता नहीं है। अब सोचना, ये ऊपर जा रहा है, सोल्यूट्स बाहर आते जा रहे हैं सेल से, सोडियम निकल गया, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब निकलते जा रहे हैं। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी? इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होती चली जाएगी। और ऐसा ही देखो, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यहाँ पे ज़्यादा थी नीचे की तरफ और ऊपर जाते वक्त कम होती है। ऐसे ही यहाँ पे ज़्यादा है और ऊपर जाते वक्त कम 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 होते चली जाती है। बिल्कुल लगभग इसके इक्विलिब्रेट होती चली जाती है। और एक रीज़न बताऊं, जो मैंने कहा था कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, एक उसका मेन रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ से सोल्यूट बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। ओके, क्लियर? सो यहां से ऊपर जाते वक्त ऑस्मोलैरिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि सोल्यूट निकलते जा रहे हैं और वाटर यहां से निकल नहीं रहा, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम, तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीजेज। अब एक मेन पॉइंट यहां पे बचता है जो जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब पोटेशियम यहां पे इकट्ठा होता रहता है, देखो क्लोराइड तो चले गए, सुनना, क्लोराइड चले गए, क्लोराइड वापस नहीं आए, लेकिन पोटेशियम वापस आ रहा है। इसी वजह से जो ल्यूमिनल साइड है, ये वाली साइड, ये वाली लाइनिंग जो है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो स्लाइटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये होती है, क्योंकि पोटेशियम आ रहा है और क्लोराइड चले गए, तो पोटेशियम की वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब ये पूरी मेम्ब्रेन साइड में लाइनिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसी वजह से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे बड़े पॉजिटिव आयन चार्जेस रखने वाले आयंस को, क्योंकि इनके पास में डाइवेलेंट आयंस है ये, राइट, +2 के चार्जेस इनके पास में, तो ये वाले आयंस रिपल हो जाते हैं इन पॉजिटिव चार्जेस से। सी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पूरी लाइनिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाले इनसे रिपल हो जाते हैं और रिपल हो करके ये इन पैरासेलुलर रूट के थ्रू मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाना शुरू कर देते हैं। सो रिमेंबर अगेन कि पॉजिटिव चार्जेस बनने की वजह से, क्योंकि पोटेशियम बाहर आ रहा है और क्लोराइड बाहर आ नहीं पा रहा, तो अंदर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बनता है, जिससे रेपल होकर के जो ज़्यादा चार्जेस रखते हैं वो पैरासेलुलरली इनके बीच में से होते हुए लीक कर जाते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर। सो कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ से लीक कर जाते हैं। रिमेंबर, आया समझ में? तो इसी वजह से यहाँ से लीक करते हैं। तो एक पॉइंट और हमारे पास में आ गया कि यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, 2 क्लोराइड वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सेल के अंदर, किससे? उनके को ट्रांसपोर्टर से, जो एक बड़ा सा को ट्रांसपोर्टर है। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम भी यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। और वो कैसे रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं? वो रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं यहाँ पे थ्रू दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिपल्शन। ये जो ल्यूमिनल साइड पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बना रहता है, इसके रिपल्शन की वजह से वो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और ये वाली बात याद रखने की है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो ल्यूमिनल साइड है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। मैं बताऊंगा आगे वाले पार्ट में कि जब आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक की तरफ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्टर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है।
दिस इज अ पॉइंट टू रिमेंबर। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को थोड़ा सा रीएब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। रिमेंबर, कैल्शियम की जो मेजर रीएब्जॉर्प्शन की साइट है वो डीसीटी की है, पैराथायरॉयड हार्मोन के कंट्रोल के अंदर। लेकिन यहाँ पे भी ये रीएब्जॉर्ब हो रहा है और काफ़ी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। सो किसी वजह से अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर गया ना, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी और कैल्शियम की सिक्रीशन जो एक्सक्रीशन है यूरिन में वो बढ़ जाएगी, जो कि एबनॉर्मल है। इससे स्टोन्स भी हो सकते हैं, और अगर कोई लेडी है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस का केस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, और एस्ट्रोजन वैसे ही सपोर्टिव नहीं है बोन्स की डेंसिटी बढ़ाने में। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंस है, राइट। सो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बारे में इतना ही है। एक पार्ट आता है जिससे हम बेसिकली अप्लाइड एस्पेक्ट में स्टडी करेंगे बाद में इकट्ठा ही, इन डीसीटी और असेंडिंग लिम्ब का। तो इसमें ये इतना ही था कि वाटर परमेएबल नहीं है, सोल्यूट्स के लिए परमेएबल है। 25% सोडियम यहाँ रीएब्जॉर्ब हो जाता है, पोटेशियम भी, 2 क्लोराइड भी यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होता है, और मैग्नीशियम भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। इनकी एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इनके पास में जो ट्रांसपोर्टर है वो हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता। दिस इज सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ओके, तो बस यार इस वाले पार्ट के लिए इतना ही था। अब आगे वाली आने वाली वीडियोस के अंदर हम डीसीटी को देखेंगे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को देखेंगे, और फाइनली हम इनके अप्लाइड एस्पेक्ट के साथ इसको खत्म करेंगे। सी यू लेटर सून।